नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। लोकसभा चुनाव 2014 में सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। वोटों का प्रतिशत हो या पार्टियों में उठापटक, नेताओं की बदजुबानी हो या निज से निस्तर होते हमले, हर काम ग्रैंड लेवल पर हो रहा है। वहीं एनडीए में भी इन दिनों बाहर आई हुई है। राजनीति के गुलदस्ता के कई रंग बिरंगे फूल एनडीए की बगिया को गुलशन करते दिख रहे हैं। एनडीए का कुनबा भी इस बार ग्रैंड लेवल पर बढ़ रहा है। तमाम छोटे छोटे दल इस बार भगवा रंग में रंगते दिखाई दे रहे हैं। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट की तर्ज पर लोकसभा चुनाव के 2 चरण अभी होने हैं। बीजेपी हर कीमत पर अपनी सरकार बनाने की जुगत में लगी हुई है। वहीं बीजेपी के मैनेजर से सियासी समीकरणों के जोड़ तोड़ की गणित बैठाने में लगे हैं। तमाम छोटे दलों के साथ क्या है बीजेपी के रिश्ते, पेश है एक रिपोर्ट। बड़ा मंसूबा, छोटे दल, एनडीए का बढ़ता कुनबा, कितने कामयाब हो पाएंगे मोदी? अब जबकि 16वीं लोकसभा चुनावों में सिर्फ 2 चरणों की ही वोटिंग बाकी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मैनेजर्स अभी से ही सत्ता का समीकरण बैठाने के लिए जोड़ तोड़ का खेल खेलना शुरू कर चुके हैं। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बीजेपी रणनीतिकारों ने पर्दे के पीछे अपने पुराने साथी बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, एआईडीएमके की प्रमुख जयललिता और डीएमके के बॉस करुणानिधि पर अभी से डोरे डालना शुरू कर दिया है। वैसे आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी तक नेशनल और रीजनल दोनों पार्टियों को मिलाकर एनडीए का कुनबा कुल मिलाकर 29 पार्टियों का हो गया है। हम आपको ये भी बता दें कि साल 2004 लोकसभा इलेक्शन में एनडीए में 12 और साल 2009 में एनडीए के कुनबे में 13 पार्टियां थी। लेकिन अब इसे बदली हुई फिजा कहें या मोदी की लहर या फिर बीजेपी के मैनेजर्स की शानदार रणनीति कि अब बढ़ते बढ़ते एनडीए का कुनबा 28 पार्टियों का हो गया। इससे अब आप खुद ही ये समझ सकते हैं कि चुनाव खत्म होते होते या चुनावों के बाद होने वाले गठजोड़ के बाद एनडीए का ये परिवार कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन एनडीए के बढ़ते कुनबे के बावजूद सवाल उठ रहे हैं, क्या छोटे दल सरकार में अहम रोल निभाएंगे? पुराने साथियों को मनाने में कामयाब रहेंगे मोदी? क्या मोदी की पीएम पद की दावेदारी पर साथ देंगे छोटे दल? क्या फिर से नया घोषणा पत्र लागू होगा? इस तरह के ऐसे कई सवाल हैं जो उन तमाम वोटर्स को परेशान कर रहे हैं जिन्होंने मोदी को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है और जो अब की बार मोदी सरकार बनते देखना चाहते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार बीजेपी के रणनीतिकारों ने बहुत ही शानदार ढंग से अपने काम को अंजाम दिया है। लेकिन ये फिलहाल अभी तक की सूरत है। अभी भी बीजेपी मैनेजमेंट के पास करने के लिए बहुत कुछ है और वे आखिरी पड़ाव में कितने कामयाब हो पाते हैं, ये जानने के लिए हमें और आपको चंद हफ्तों का इंतजार और करना होगा। मनीष शर्मा, चैनल वन न्यूज। आज हम क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर लगातार चर्चा करेंगे। क्या इन क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बिना सरकार किसी की बनेगी केंद्र पर? इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के नेता डॉक्टर राम सागर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन नाग मौजूद हैं और पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। राम सागर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, इस बार सत्ता की चाबी क्षेत्रीय दलों के पास होगी? नहीं, सत्ता की चाबी क्षेत्रीय दलों के पास कहां से जाएगी? क्योंकि हमारा स्पष्ट बहुमत आने जा रहा है एनडीए का, इसलिए चाबी हमारे पास ही रहना है जी। लेकिन सत्ता में भागीदारी की मतलब बात आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्षेत्रीय दलों की? जरूरत सत्ता बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देश को चलाने के लिए सारे दलों का सहयोग का जरूरत होता है, उसमें सहयोग दिया जाएगा। अगर बहुमत में आएंगे तो जरूरत किस बात की? नहीं, बहुमत में आने का सत्ता में आना एक अलग बात है और देश को चलाना दूसरी बात होती है। तो दूसरे देश को चलाने के लिए हम विपक्ष का भी सहयोग लेंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि इन चुनावों में जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटी पार्टियां इन 2014 के आम चुनाव में अहम भूमिका निभाने जा रही हैं? भूमिका तो सारे दलों की होगी देश को चलाने के लिए। चलिए मनोज जी, आप क्या कहेंगे? क्षेत्रीय ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं कितनी अहम है इस बार? देखिए, मेरा मानना यह है कि इस चुनाव में क्षेत्रीय दल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आगामी सरकार के गठन में।
आप कोई भी प्रांत उठा के देख लीजिए, अधिकांश प्रांतों में क्षेत्रीय दल ही भारतीय जनता पार्टी से या तो मुकाबला कर रहे हैं या वहां जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो ममता बनर्जी और वामपंथी दलों के बीच मुकाबला है। कांग्रेस को साथ तो देंगी नहीं, नाराज चल रही हैं। इसी प्रकार यदि तमिलनाडु की बात की जाए तो एआईडीएमके और डीएमके के बीच मुकाबला है। जयललिता पीएम बनने का सपना देख रही हैं। उत्तर प्रदेश में चले तो सपा बसपा मुकाबले में है, भाजपा मुकाबले को त्रिकोणीय और कांग्रेस चकोणीय बना रही है। तो जितने भी प्रमुख देश के दल राज्य हैं उनमें ये प्रमुख जो जितने भी दल हैं वो क्षेत्रीय दलों से ही जूझ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जहां पिछली बार कांग्रेस को भारी सीटें मिली थी, लगभग 33 सीटें लोकसभा कांग्रेस ने जीती थी, आज वहां कांग्रेस को जगन से मुकाबला करना पड़ रहा है। आज कांग्रेस को तेलुगु देशम और भाजपा गठबंधन से मुकाबला करना पड़ रहा है। टीआरएस चुनौती कांग्रेस को दे रहा है। तो अगर आप देखें पूरे देश को तो अधिकांश राज्यों में क्षेत्रीय दल ही राष्ट्रीय दलों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। जी राजीव जी। निश्चित तौर पे डॉक्टर रामसागर सिंह, आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं और कह रहे हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके नेता डोरे डाल रहे हैं। गठबंधन हो चुका है। तमिलनाडु में वैसी पार्टियों से हाथ मिला रहे हैं जो अब तक आपको कोस रही थी, और ऐसी पार्टियां हैं जिनका क्षेत्रीय स्तर बहुत दबदबा नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जयललिता आपके साथ नहीं आ पाई। नहीं, जयललिता जी हो सकता है कि बाद में वो हमारे साथ आने के लिए तैयार होंगे। ये खुशफहमी आपको कब से हो गई? नहीं, ये खुशफहमी नहीं है, बल्कि उनको आना ही है। तमिलनाडु के विकास के लिए, देश को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए, सुशासन देने के लिए वो साथ आ सकती हैं। लेकिन वो खुद पीएम बनने की सोच रही है। नहीं, अब पीएम बनने का तो उनका कोई है नहीं। आप उनकी अगर वो अब मोदी के अलावे कोई पीएम बनने वाला देश में अरमानों दिख पर नहीं पानी रहा। फेर रहे हैं आप। मोदी के अलावे पीएम बनने का कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है किसी का। 1998 और 2000 और 1999 में आपके साथ 26 दलों ने भविष्य देखा था, लेकिन सरकार के विदा होते ही सारे बिखर गए। फिर वो जुट रहे हैं। कारण चूंकि कांग्रेस के कुशासन से जो ये बेरोजगारी बढ़ाए, महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ा, इसलिए आपके साथ हट गए लोग सभी। तो वो सारे लोग उनको तो उससे और हटे। उल्टे आपके साथ आना चाहिए था जी। क्षेत्रीय दल जो आपके साथ थे एनडीए में, वो आपसे छोड़कर चले गए थे और अब वो फिर से धीरे धीरे जुट रहे हैं, लेकिन उसमें बड़ी पार्टियां नहीं है बाय द वे। हाँ, वो फिर देख रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने में भाजपा ही सक्षम है, इसलिए फिर वो मेरे साथ आ रहे हैं। मनोज वर्मा, आपकी समझ से ऐसी कौन सी पार्टियां लगती हैं जिसको लगता है कि देर सवेर वो महसूस कर सके कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल तक क्षेत्रीय दल केंद्र से नफरत लेके, गुस्सा लेकर के और दुश्मनागत से अलग नहीं रह सकते? देखिए राजीव जी, अगर क्षेत्रीय दलों की राजनीति को हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, जो प्रमुख भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल हैं, वो दरअसल धर्मनिरपेक्षता के नाम पे कांग्रेस लामबंदी करने की कोशिश करती है कि क्षेत्रीय दल उसके झंडे तले आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी या दूसरे जो गैर कांग्रेसी दल हैं वो गैर कांग्रेसवाद के नाम पर एकजुट होते हैं। देश के कई अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों का मुकाबला भाजपा से ना होकर कांग्रेस पार्टी से होता है। मसलन ओडिशा, जहां बीजू जनता दल का मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी से है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मैं यही बता रहा हूं। पार्टियां हैं जो बाद में भूल सुधार कर सकती हैं। बिल्कुल, बीजू जनता दल है, वाजपेयी सरकार को बीजू जनता दल शामिल थी, अन्ना द्रमुक जयललिता हो सकती हैं, ममता बनर्जी ने भी वाजपेयी सरकार को समर्थन दिया था। लेकिन अगर हिया नौबत ममता बनर्जी की आएगी तो शायद बीजेपी को अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन ये चुनाव के बाद की स्थिति होगा। राजीव जी, इस बार अधिकांश क्षेत्रीय दलों ने अपने पत्ते खुले रखे हैं। 16 मई को जिसकी ज्यादा सीटें होंगी बीजेपी कांग्रेस में से, अधिकांश क्षेत्रीय दल उसके साथ खड़े होना पसंद करेंगे। आपने ठीक कहा कि अगर केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार होगी तो अन्ना द्रमुक ये नहीं चाहेगा कि टकराव के साथ तमिलनाडु का विकास रोके। निश्चित तौर पे तमिलनाडु की जयललिता को साथ आना पड़ेगा जो भी केंद्र में सरकार होगी, क्योंकि उन्हें तमिलनाडु का विकास नहीं है। इसी प्रकार ममता बनर्जी लंबे समय से केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रही हैं। अगर मान लीजिए केंद्र में भाजपा सरकार बनती है और वो आर्थिक पैकेज बंगाल को देती है तो ममता को भी मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होगी। चलिए रामसागर जी, वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो आपके साथ आना चाहेंगी लेकिन उन्हें मोदी से परहेज होगा अगर आपको बहुमत नहीं मिला तो?
मोदी से जितना संख्या मेरा होने जा रहा है, मोदी से इसके बाद किसी को परहेज नहीं होगा। नहीं, कई जो पार्टियां हैं, न छोटी जय पार्टियों ललिता में जी को मोदी से परहेज खासकर होगा, न परहेज है। ममता बनर्जी को परहेज होगा, क्योंकि ये पार्टियां, सारी पार्टियां मेरे साथ काम कर चुकी हैं। और आप ये ना भूलें कि 3 देवियां, देवियां कहना गलत नहीं होगा, माया, ममता और जयललिता, इनके बिना शायद केंद्र में सरकार बन पाए। नहीं, अभी तो इनके बिना भी सरकार बन जाएगी जी, लेकिन कॉन्फिडेंस है इतना? हाँ, कॉन्फिडेंस है पूरा पूरा। चूंकि मैं क्षेत्र घूम करके आया हूँ, लोगों का रुझान देखा हूँ। चलिए राजीव जी। राम सागर सिंह 1997, 1989, 1998 और 1999, ये जो साल हैं जिसमें जनता पार्टी, वीपी सिंह का थर्ड फ्रंट, तीसरी मोर्चा की सरकार, और फिर आपकी 2 सरकारें, एक जो गिर गई थी और फिर बाद में जो 5 साल चली, देश ने ऐसे गठबंधन की सरकारों के भविष्य को लेकर के काफ़ी कुछ आजमाया है, देखा है, आशंकित भी है, और कांग्रेस को मौका मिला है कि खिचड़ी सरकार चाहिए या स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। इस बार आप देश को कैसा भरोसा देने जा रहे हैं ताकि देश को यकीन हो कि आप एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे? जनता तीसरे मोर्चे की सरकार को देख चुकी है अनेकों बार जी, और देश जो उसका खामियाजाना भुगता है उसको भी जनता देखी हुई है। इसलिए स्पष्ट बहुमत देकर करके ही सरकार बनाने जा रही है जनता। इसलिए ऐसे लोगों का कहीं अब कोई स्कोप बचता नहीं है। कभी लगता नहीं कितना आत्मविश्वास आपको नुकसान दे सकता है? नहीं, आत्मविश्वास नुकसान नहीं देगा, क्योंकि मैं देख करके आया हूं, इसलिए इतना आत्मविश्वास सारे है। राज्यों का दौरा कर अगर लिया मैं क्षेत्र आपने? में नहीं घूम करके आता तो इतना आत्मविश्वास मेरे अंदर नहीं होता। 2 अन्य राउंड अभी बाकी हैं, मतलब ये कि आपको लग रहा है कि वो राउंड में अगर आपको समर्थन बहुत नहीं भी मिला तो आपके साथ गवर्नमेंट बन रही है? नहीं, मैं तो देखा हूं कि जिस पार्टी का भी वेव बनता है, चाहे जो भी पार्टी हो, जब वेव तैयार होता है तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है वो वेव और मोटा होते जाता है, समर्थन जनता का और बढ़ते जाता है उसके तरफ। और यही मैं अभी भी देख रहा हूं। ये 2 चरण जो बाकी बचे हैं, इसमें समर्थन और जनता देगी और संख्या बढ़ेगा। चलिए राम सागर सिंह, एक सवाल मैं पूछूंगी ब्रेक के बाद, फिलहाल मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप देखते रहिए चैनल पर, खास चर्चा हमारी जारी है। क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनकी भूमिका क्या रहेगी, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं सवाल पूछूंगी राम सागर सिंह से। राम सागर सिंह जी, जिस तरीके से अगर
आपको बहुमत नहीं मिला, क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत पड़ी और जिन पार्टियों को मोदी से परहेज है, तो क्या उस कंडीशन में पीएम के जो दावेदार हैं नरेंद्र मोदी, किसी और का नाम लाएंगे सामने? फिर जिन पार्टियों को नरेंद्र मोदी से परहेज है, नहीं, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा जी, इस बात का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर पड़ी, अगर जरूरत पड़ी ही तो नहीं है, स्पष्ट बहुमत आने जा रहा है। मैं पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूं कि हमारी पार्टी 272 तय की नहीं, थी, मेरा सवाल यह है कि 300 तय अगर कर बहुमत चुकी है। नहीं मिला और उन क्षेत्रीय पार्टियों को पीएम पसंद नहीं हुए, नरेंद्र मोदी पीएम के तौर पर, तो क्या आप नाम में बदलाव करेंगे? नहीं, बदलाव नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगा इस बात का। और मोदी जी भी क्षेत्रीय संतुलन को दूर कर क्षेत्रीय संतुलन बनाने की बात किए हैं। क्षेत्रीय नहीं, शायद उनका इशारा ये है कि कई पार्टियां, जैसे बिहार में एग्जांपल लीजिए कि उनको बीजेपी से परहेज नहीं है, जेडीयू को, लेकिन उन्होंने कहा भी तो था कि मोदी के कारण हम अलग हो रहे हैं। तो ऐसी कई पार्टियां हो सकती हैं जो मोदी को शायद पीएम के तौर पर एक्सेप्ट ना करे, लिहाजा आपके पार्टी को ये फैसला करना पड़े कि नहीं, तो वो केवल नीतीश को परहेज था, तो नीतीश को लोग छोड़ करके मेरे साथ आ सकते हैं बिहार अगर जयललिता को परहेज हुआ, ममता बनर्जी को परहेज हुआ, नीतीश अकेले हो जाएंगे। अच्छा, सब राजी हो जाएंगे। मनोज वर्मा, जैसा आपने कहा कि उड़ीसा में बीजेडी से गठजोड़ हो सकता है या सोच सकती है वो पार्टी, शायद यही कारण था कि पिछले महीने जब मोदी वहाँ गए तो बीजू जनता दल के प्रति बहुत आक्रामक नहीं थे। देखिए, बीजेपी की रणनीति ये रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस का मुकाबला कर रही है। राज्यों में जहां बीजेपी कमजोर है, लेकिन ऐसे क्षेत्रीय दल जैसे तेलुगु देशम है, नवीन पटनायक का बीजू जनता दल है, ऐसे देशों से भी बहुत मुश्किल से बात बनी है, जिनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस से राज्यों में होना है। तो बीजेपी वहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं, जो कांग्रेस विरोधी माने जाते हैं अपने राज्यों में, उनके प्रति जरूर नरम रुख रख रही है और चुनाव के बाद वो एक रास्ता खुला रखना चाहती है कि अगर कुछ उसे सीटों की जरूरत पड़े तो वो तालमेल बन जाए। वाजपेयी सरकार के समय भी ये हुआ था कि कुछ दल परिणाम आने के बाद जुड़े थे वाजपेयी जी के नाम पर। राम सागर सिंह, नरेंद्र मोदी और आपकी पार्टी पहले तो वेस्ट बंगाल में बहुत विनम्र दिखी, लेकिन कुछ दो चार बयान आने के बाद से आपकी पार्टी ने वहाँ के शेरनी को ललकार दिया है और कई तरह के उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं आपकी पार्टी के बारे में। नहीं, शेरनी को ललकारने का बात नहीं, जो वहां हकीकत था बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर के मेरा जो स्टैंड रहा है, उस स्टैंड को मोदी जी ने क्लियर किया है। शायद इसी कारण से उनको कहना पड़ा कि सत्ता में आए तो ये सारे बांग्लादेशी को देश छोड़ना पड़ेगा। छोटा ही पड़ेगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को भी लग गया था, जब वो मुख्यमंत्री थे तब लग गया था कि बांग्लादेशी मुसलमानों को ला करके यहाँ काफी घाटे में जा रहा है पश्चिम बंगाल, काफी परेशानियां उत्पन्न हो गई है। 90 के दशक में वहाँ असम में गवर्नमेंट बन गई, असम एजीपी की, तब भी आपकी पार्टी ने बड़ा इशू बनाया था इसको, आपको सफलता भी वहाँ इसी आधार पर मिली असम में। लेकिन आपकी सरकार जब बनी 6 साल के लिए, तब आपने कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं नहीं, मैं याद दिलवा दूं नाग साहब, हमारी पार्टी की सरकार जब थी वाजपेयी जी की सरकार, तो बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालने का बात हुआ था। वहां जो वामपंथियों की सरकार थी उसने उसको रोक दिया, नहीं जाने दिया। हमारी पार्टी का उस समय भी प्रयास हुआ था सबसे बाहर निकालने का। सबसे अधिक संख्या असम में है, वहां से भी निकालेंगे, वहां जहां भी होगी वहां से निकालने की बात होगी, क्योंकि ये भारत पर एक तो बोझ बन गए हैं और आपराधिक गतिविधियों में ये शामिल हैं। पूरे देश में अपराध, जहां जहां अपराध की घटना घट रही है उसमें ये शामिल दिख रहे हैं। लगता नहीं है कि इस तरह के फैसले से एक बार फिर देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है? नहीं, अराजकता, ये तो मैं किशनगंज गया था, बांग्लादेश शायद उन्हें वापस लेना नहीं चाहे देन। नहीं, मैं किशनगंज गया था, वहां के मुसलमानों ने कहा फ्रेंडली संबंध भारत के मुसलमानों को उन बांग्लादेशी मुसलमानों से काफी परेशानी में पड़ गए हैं लोग। अब वहां के बहु बेटियों का इज्जत पर आफत आ गया है। ये वहां रंगदारी कर करके उनके भूमि पर कब्जा कर रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमान, इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए वहां के लोग भी चाह रहे हैं कि नहीं, इनका निकालना बहुत जरूरी है। जो पार्टियां अभी सरकार के साथ हैं, हम अगर रामविलास पासवान के कुनबे की भी बात करते हो तो, या और भी जो छोटी पार्टियां जुट रही हैं, कई दफा लगता नहीं है कि अगर 272 नहीं आया या आ भी गया, इन सबके सपोर्ट से जो लोग वहां शामिल हुए हैं, ये सरकार में समस्याएं पैदा करेंगे।
देखिए इनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपने मुद्दे हैं। बिल्कुल। 370 का इशू, राम मंदिर का इशू है, तमाम चीज। जैसे ये जो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी कुछ देश छोड़ना पड़ेगा, तो मुझको लगता है कि कई मुद्दे पे आपको जूझना पड़ेगा। नहीं, ये तो उनको भी सूट करेगा। बांग्लादेशी मुसलमानों से भारत को नुकसान हो रहा है, तो ये सारी पार्टियों के लिए। मनोज वर्मा कुछ ज्ञान देना चाहते हैं शायद। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कुछ मुद्दे होते हैं जो पार्टियों के अपने मुद्दे होते हैं, जैसे धारा 370 है, सिविल कोड है, राम मंदिर का मुद्दा है, ये बीजेपी के अपने मुद्दे हैं। लेकिन जब आप दूसरे दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं, तब आपको दूसरे दलों की भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। जैसे यूपीए सरकार ने भी गवर्नेंस के लिए एक सामूहिक एजेंडा बनाया कि जिस पर जितने क्षेत्रीय दल हैं और जो दल शामिल हैं वो उस पर एक मत हो। पूर्व में वाजपेयी सरकार ने भी इन मुद्दों को अलग रखा था और एक उस समय वेंकैया नायडू जी नारा लगाते थे कि बीजेपी का झंडा एनडीए का एजेंडा। हो सकता है इस बार भी एक एनडीए का एजेंडा बनके सामने हमारे आए और उसमें शायद विकास के मुद्दे और दूसरे मुद्दे शामिल हो। तो जब आप सरकार केंद्र बनाते हैं तो क्षेत्रीय दलों की भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। निश्चित तौर पर जो ऐसी गवर्नमेंट बनती हैं उसमें आप नाग को साथ लेकर चलते हैं, दैट इज नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस, लेकिन उस पर भी मतभेद होते हैं। नहीं, कुछ तो कॉमन मिनिमम, जहां भी इस तरह का गठबंधन की सरकार रही है वहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके लोग उसको चलाते हैं। ये इस तरह का बात होते रहा है गठबंधन की आपकी सरकार में। सरकार बहुत आसानी से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिन लोगों को आपने लिया है स्वागत माला पहना करके, बुके दे करके, वो बुरी स्थिति पैदा करने वाले हैं। नहीं कर पाएंगे, चूंकि ये तो ये कह रहे हैं कि इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी, हुकूमत में आएंगे। ये तो ओवर कॉन्फिडेंस। तो निश्चित तौर पे इतना आत्मविश्वास का आधार क्या है? आधार प्री पोल का जो गठबंधन होता है, जी। पोस्ट पोल और प्री पोल में जी। अंतर होता है। प्री पोल गठबंधन फायदेमंद होता जानता हूं मैं, है जी, जी। क्योंकि कुछ जो उसका लीगल जो कारण भी है। वोट्स होते हैं वो लीगल कारण भी है और वोट्स का जुड़ाव हो जाता है, तो उससे सीट निकालने में सुविधा होती है। बट देश का मुसलमान शायद वोट नहीं दे रहा है आपको। नहीं, मुसलमान भी वोट कर रहे हैं। मैं बता दूं कि राजस्थान में भी अगर मुसलमान वोट नहीं करते तो मुझे 163 संख्या नहीं आता। इसलिए मुसलमान, देश के मुसलमान भी अब स्थिति समझ रहे हैं कि देश को आगे गुड गवर्नेंस और सुशासन और विकास कौन कर सकता है, इसके आधार पर, चूंकि उनका भी इसी में स्वार्थ नहीं था। चलिए रामसागर आज जी, तक बरगलाते रहे सांप्रदायिकता के नाम पर उनको। ब्रेक का वक्त अब हो गया है, उनको ये मुझे एक समझ ब्रेक हो के लिए गया यहाँ पर है। रुकना होगा रामसागर जी, और ब्रेक के बाद मैं मनोज जी से एक सवाल पूछूंगी। क्षेत्रीय पार्टियों से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि किस तरीके से अहम भूमिका रही है इन पार्टियों की। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।
क्या 2014 के आम चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों की अहम भूमिका होगी? क्या अहम रोल निभाएंगी ये पार्टियां? इसी पर लगातार चर्चा हमारी जारी है और हमारे साथ अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मैं मनोज जी से करना चाहूंगी, क्योंकि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि उन्हीं से सवाल करूंगी। मनोज जी, जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं राम सागर सिंह जी कि क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बात याद दिला दूं कि जिस तरह से देश में पहले भी इन पार्टियों के सहारे से सरकार बनी है, 1989 की बात करूं तो वीपी सिंह की सरकार हो, या फिर उससे पहले 1977 में जनता पार्टी की सरकार हो, या फिर 1998 और 1999 में एनडीए की सरकार हो, यानी कि ये जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, इनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रही है हमेशा से। बिल्कुल, कम से कम पिछले 2 दशकों की राजनीति तो देश की यही संकेत करती है। संकेत क्या करती है, साबित भी करती है। 90 के बाद से जो हम देश की 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां मानते हैं, कांग्रेस पार्टी और भाजपा, दोनों ही बगैर अगर हम कहें अपने दम पे सरकार बनाने में विफल रहे हैं। दोनों ही दलों को क्षेत्रीय दलों के सहयोग की आवश्यकता पड़ी है। 90 तक कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में वर्चस्व रहता था, एक छत्र उनका राज चलता था, लेकिन 90 के बाद चली गई। हमें तो देखिए, भाजपा के प्रतिनिधि हैं या कांग्रेस के प्रतिनिधि, वो तो दावा करेंगे, खुद का आकलन पता नहीं कैसे। भाजपा वाले कह रहे हैं 300 सीटें आएंगी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारी 272 से ज्यादा आएंगी। तो भाजपा कांग्रेस के लोग तो अपने अपने दावे करेंगे जब तक चुनाव के परिणाम ना आ जाएं। लेकिन देश का जो मिजाज रहा है पिछले 2 दशकों की राजनीति का, उसने राष्ट्रीय दलों का जो केंद्र की सरकार पे एक छत्र राज होता था, उसको तोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी एक समय 300 सीटें जीत के लाती थी, 350 सीटें जीत के लाती थी, अब 206 सीटों पे आ गई है, 150 सीटों पे आ गई है। बीजेपी भी लगभग 150-200 के आसपास घूमती रहती है। तो क्षेत्रीय दलों की जरूरत तो भाजपा कांग्रेस को पड़ेगी। जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों की अहम भूमिका रही है और अपना रोल को उन्होंने निभाया है, क्या लग रहा है कि इनके बिना इस बार सत्ता बन पाएगी क्या? लेकिन ये तो कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ठीक है, अभी कह रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीच तो वो नहीं कह सकते कि साहब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है, पड़ेगी ही नहीं ना। मेरा पीली पोल अलायंस में ऑलरेडी 28 पार्टियां हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 300 का जरूरत नहीं पड़ेगा। आत्मविश्वास इतना आत्मविश्वास मोदी को ये अति आत्मविश्वास है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि जो उन्होंने 2004 में किया है गलती। जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो अगर आप जिन राज्यों में बीजेपी का वजूद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल, पंजाब, ये एक इलाका है, छत्तीसगढ़, मध्य, वो सब आ गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उधर थोड़ा बहुत कर्नाटक, उसके बाद बीजेपी साउथ में साफ है। यहाँ सब मिलाकर के अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें भी आप बीजेपी के खाते में डालते हैं तो आंकड़ा 190 से ऊपर नहीं जा रहा। आज किसी ने कहा कि उड़ीसा में बीजेपी अच्छा कर रही है, कुछ ऐसा संकेत। हाँ, तो अच्छा करे, मतलब पहले 2-3 सीटें जीती, 4-5 जीतेगी। साउथ में हम साफ नहीं है। साउथ में तमिलनाडु में भी हमारा कमल खिलेगा, केरल में भी खिलने की बात है, हमने और आंध्र में भी कमल हमने माना। केरल में वाली बात अब नहीं, केरल में 1 सीट आ जाएगी, तमिलनाडु में 1 सीट आ जाएगी, आपका तमिलनाडु में नहीं, हमारा सवाल आंध्र में 3 आ जाएगी। नहीं, सवाल ये है, तो जो ये बात नकारी जा रही है, एक तरह से छोटे दलों की भूमिका को नकारने जैसा है, या ये जनता पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि छोटे दल किसी काम के नहीं है, इसलिए आप बड़ी पार्टी को वोट दीजिए। ये एक छोटे दलों के खिलाफ एक तरह के, मैं कहता हूँ, राष्ट्रीय पार्टियों की और खासकर बीजेपी या संघ परिवार की। अब तो मौका चूक गए, अब तो सिर्फ 2 चरण रहेगा। तो नहीं, उसी का तो है, 2 चरण के बाद ही तो नरेंद्र मोदी ने मांगे मोर। उससे पहले तो उन्हें सब कुछ लग रहा था मिल गया, जब उन्हें देखा कि नहीं मिल रहा है तभी तो उन्होंने मोर मांगे हैं। बिल्कुल, मचा के शोर मांगे मोर। बिल्कुल। तो वो है, तो इसका मतलब है अब जो चुनाव बचा है उसमें वो चाहते हैं कि छोटी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी को वो वोट दें। और जो कॉन्फिडेंस बीजेपी वालों का दिखता है वो यही कह रहा है कि उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जगमगाया है। शायद यही वजह थी कि आज नरेंद्र मोदी बाकायदा कमल का फूल दिखाते हुए दिखे, ताकि पूरे दिन उस पर चर्चा होती रहे, बीजेपी का मामला बना रहे एक प्री प्लान। इंसुफ अंसारी, ये मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर राम सागर सिंह, अभी तो आप कह रहे हैं कि जो पार्टियां अभी प्री पोल अलायंस जिनके साथ आप है वो आपके साथ हैं, मंच पर भी आप उनको बुला लेते हैं बीच बात, जहां उनकी जरूरत पड़ती है, जाति जरूरत नहीं, सारे जगहों पे वो आते हैं। नहीं, जहां उनकी जरूरत पड़ती है, जहां उनके कास्ट समीकरण काम में आने वाले हैं आपकी पार्टी को, तो वो वहां दिख जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी एक विवाद आपके यहां उभरा, वो ये उभरा कि राम मंदिर के मुद्दे पर रामविलास पासवान ने एक रैली में मोदी जी की उपस्थिति में थोड़ा सा नाराजगी प्रकट की। मुझे लग रहा है कि जब भावी प्रधानमंत्री के मंच पे सरकार नहीं बनी है तो
तो ये सोच पनपता हुआ, पता नहीं क्या होगा। नहीं, वो सोच का बाद में और मुखर होगा ऐसा। नहीं, जो काम पार्टी आएगा का भी आपको। बड़ा स्पष्ट मानना है कि 272 प्लस मेरा अकेला जमाना है। मैं मुद्दों पर मतभेद की बात भी कर रहा हूँ। मैं मुद्दों पर भी जो मतभेद हैं, मैनिफेस्टो के मुद्दों पर भी, उस पर भी मतभेद हैं आपके अभी के लाइज पार्टनर के बीच में। मुझको लगता है साथ खतरनाक होगा सरकार वो बनने मिल बैठ करके हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। जी। जैसे 1998 में ठीक किया था, मिल बैठ करके अभी विपिनेश ने बताया, 3-4 चीजें बताई उन्होंने। बनाया था, 77 नाग बनाया गया था, नेशनल एजेंडा फॉर मनोज वर्मा। मुझे लगता है कि अभी चुनाव जीतने के नाम पे क्षेत्रीय पार्टियां जो 26-27 पार्टियां आपके साथ आ गई हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनके अपने डिमांड अलग होंगे क्षेत्रीय स्तर पे। तमिलनाडु का डिमांड अलग है, मछुआरों का सवाल है, श्रीलंका का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वित्तीय मुद्दे का सवाल है, विदेश मामले हैं। मुझे लगता है कि अभी सत्ता पाने के लिए, या जो कुछ लोग बेरोजगार नेता और पार्टियां बैठी हुई थी, उनको लग रहा था कि शायद मोदी के साथ जाने से रोजगार मिल पाएगा, तो अभी तो वो चुप हैं। लेकिन लगता है कि दलों के अलावा ये प्रॉब्लम करेंगे बीजेपी के सामने। नहीं, जब सीटें आएंगी तो 16 मई के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि सीटें किसकी कितनी आ रही हैं। जहां तक बात रही प्रॉब्लम की बात, तो स्वाभाविक बात है जब दो दल मिलते हैं या कोई दूसरा दल आता है, अगर दलों के विचार अलग अलग नहीं होते, उनके मुद्दे अलग अलग नहीं होते, तो सब अलग अलग पार्टी क्यों बनाते? सब एक ही पार्टी में शामिल नहीं हो जाते। सबके मुद्दे अलग होते हैं, और जब गठबंधन की सरकार होती है तो कुछ अपने मुद्दों पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, कुछ दूसरे के मुद्दे मानने पड़ते हैं। इसलिए तो गठबंधन सरकार बनती है, इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। और वो अगर बीजेपी की बनेगी तो बीजेपी भी मानेगी, कांग्रेस की बनेगी तो कांग्रेस भी मानेगी, और पूर्व में हुआ ही है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ममता बनर्जी आज क्यों निकल के गई यूपीए से? उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी आर्थिक पैकेज। बंगाल को यूपीए सरकार ने पैकेज नहीं दिया। आज नीतीश कुमार से गठबंधन क्यों नहीं हुआ कांग्रेस का? नीतीश कुमार मांगते रहे कि हमें पैसा दो बिहार के विकास के लिए, सरकार ने नहीं दिया। तो विशेष राज्य का दर्जा तक मांग रहे थे, तो कहां मिला? तो बिल्कुल रहता है। अगर मान लीजिए ममता बनर्जी की डिमांड है कि हमें आर्थिक पैकेज मिले, जब बीजेपी की सरकार बनती है वो पैकेज देगी अगर उनको, तो बिल्कुल ममता बनर्जी स्वीकार करेंगी। अगर नीतीश कुमार के राज को, बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिल्कुल स्वीकार करेंगे। तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं या राज्य हैं, उनकी अपनी डिमांड्स होती हैं। अब केंद्र सरकार उसे कितना मानेगी कितना नहीं मानेगी ये तो बाद में पता चलेगा ना। चलिए यूसुफ जी, ये जो क्षेत्रीय पार्टियों की बात की जा रही है, तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है, क्या बीजेपी को इस तीसरे मोर्चे से डर है? क्योंकि अगर बात करें, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में अच्छी खासी पेंच रखती हैं। बिल्कुल डर है, और तीसरे मोर्चे से डर है नहीं, बल्कि तीसरे मोर्चे से ही डर है। क्योंकि जो वो पार्टियां जो ना बीजेपी के साथ हैं और ना कांग्रेस के साथ हैं, अगर चुनाव के बाद बीजेपी की सीटें खुदा ना खास्ता, हालांकि तो मान के चला कि 272 प्लस आ रही हैं और नरेंद्र मोदी 300 कमल मांग रहे हैं, और लेकिन अगर आप चुनाव से पहले आप किसी भी संभावना पे विचार कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए बीजेपी 250 के आसपास खिसक रह जाती है, और उनके एलाइज जितने भी है, वो चाहे 28 हो या 23 हो, उन सबको मिला के 50 से ज्यादा सीटें तो मिलने वाली है नहीं। मुझे बता दिए किसको मिलेंगी एलाइज को। यूसुफ अंसारी, सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ने, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि थर्ड फ्रंट की संभावना बन सकती है, चिदम्बरम ने भी एक महीने पहले कुछ हिंट किया था, और कल भी किसी नेता ने खुर्शीद भी बोल गए थे, और कल भी देश के महान जमीन पर आधार रखने वाले नेता अहमद पटेल ने भी गुजरात में फरमाया था कि हम एलाइज के साथ जा सकते हैं। खैर तो उनकी स्थिति इसलिए है क्योंकि वो एक जमीन पर उनका जमीन पे खासा अधिकार है अहमद पटेल का। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने भी ताक झाक शुरू कर दिया है। बिल्कुल भाई, कांग्रेस अभी सत्ता में है, चुनाव के बाद वो सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में बिल्कुल शामिल रहेगी। उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, उनको भी अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। और ये जो पासा बीच चुनाव में 2 चरण के चुनाव रहते कांग्रेस ने फेंका है कि तीसरे मोर्चे की सरकार बन सकती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे फीडबैक मिल रहा है कि साहब एनडीए को पूरा बहुमत नहीं मिल रहा है, अपने बलबूते नहीं आ रहा है, तो जो दल बीजेपी की तरफ जा सकते हैं उनकी तरफ चारा डाल दिया है। मनोज जी, एकजुट बीजेपी डर रही है? ये राजनीति में सरकार बनाने के जो दावपेच होते हैं उसमें एक पासा उन्होंने फेंका है, उसीलिए नरेंद्र मोदी मोर मांगते हैं। शायद ऐसा इसलिए है कि अगर बीजेपी 175 पे सिमटती है और बीजेपी के सहयोगी दल वो 50 के आसपास, 50 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते जितने भी दल हो,
क्योंकि सबसे बड़ा दल उनके पास शिवसेना है, उसके बाद अकाली दल है, उसके बाद अगर शिवसेना में भी कुछ चल रहा है, हाँ टीडीपी है जी। तो कुल मिलाकर के अगर 225 तक एनडीए पहुंचता है तो बाकी 50 सीटों का इंतजाम करना उसके लिए टेढ़ी खीर होगी। और अगर वो मनोज जी से मेरा सवाल है, एक गुट बना लेते हैं जी, तो कांग्रेस के साथ कुछ ना कुछ खेल तो कर ही सकते हैं। मनोज खतरा बीजेपी को सबसे ज्यादा है। दो बातें हैं अटकलों की, जहां तक सवाल है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें चुनाव में ना मिले, तब क्या होगा? और दूसरी बात, ये तीसरे मोर्चे की इंटरनल आकलन वही है, तीसरे मोर्चे की सो कॉल्ड राजनीति है जो वामपंथी दल करते रहते हैं। एक तो खुद की सीटें कितनी लाएंगे, पिछले चुनाव में कहां से मट गए थे इनके दो प्रमुख दल जो तीसरे मोर्चे के झंडे बदार होते थे। जयललिता साथ छोड़ दिया तमिलनाडु में, तेलुगु देशम पार्टी छोड़ के भाजपा के साथ आ गई। तो पहले तीसरे मोर्चे का नेता कौन है, इसकी नीति क्या है और कहां है ये जी, ये भी तो देखो पहले। डीएमके को भी ये इतना और आप एक बात और समझ लीजिए, यहां भी तीसरे मोर्चे के दल, सो कॉल्ड तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चा, इसके दल पनपे हैं, वहां कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई सा राज्य हो। यूसुफ अंसारी, आप कांग्रेस के नेताओं के साथ काफी मिलते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी को आपने बरसों से देखा है, समझा है। प्रत्येक चुनावी चरण के बाद पार्टी के नेता कुछ न कुछ बयान देते थे, खासकर दिग्विजय सिंह, पता नहीं आज क्यों चुप हैं, वो शायद वो मानसिक संतरास से गुजर रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि 7वें चरण के चुनाव में जो फीसदी, जो वोट के परसेंटेज हैं, वो बहुत उत्साहजनक इस बार नहीं दिख रहे हैं। पंजाब में ठीक है, वहां कुछ अच्छा किया है, इसका क्या संदेश जा रहा है? संदेश इसका जा रहा है कि जो बात चल रही थी पिछले, जब से चुनाव शुरू हुए तब से, कि एक लहर है, आंधी है, सुनामी है, कहीं ना कहीं वो थमी है, वो लहर सुनामी जो भी किसके पक्ष में छपता अब ये पता नहीं किसके पक्ष में, क्योंकि देखिए ये माना जाता है कि जब जब चुनाव में मतदाता निकलता है वोट डालने के लिए बड़े पैमाने पर, बम्पर वोटिंग होती है, तो ये सत्ता विरोधी दल को फायदा होता है, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है उसको निकालने के। लेकिन अगर वो कम हो रहा है, इसका मतलब सत्ता विरोधी फैक्टर उतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि 9 चरण में 6 चरण में बहुत अच्छा मतदान हो गए, तो अब आज कह रहे हैं राम सागर से कि पार्टी बहुमत से आ सकती है, क्योंकि 9 में 6 चरण में अगर अच्छे मतदान हुए हैं तो इनके फेवर में गया, क्योंकि बदलाव के संकेत मिल रहे थे, और अभी 2 और बाकी है, तो निश्चित तौर पे जो बचा कुचा मामला होगा वो भी इनके पक्ष में जाएगा। ऐसे स्थिति में कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है साहब, सब कुछ इन्हीं के पक्ष में जा रहा है। जो भी पार्टी देश के अंदर आगे बढ़ता हुआ दिखता है, जनता फिर उसके साथ हो लेती है। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। राम सागर जी, आप क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को नकार रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर बीएसपी की बात करूं, आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी, मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे कह रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि तकरीबन बीएसपी 20 से 30 सीटें जीतने जा रही है। वह अन्ना द्रमुक की बात करूं तो 30 से 35 सीटें खाते में आती दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की बात करूं तो 22 से 28 सीटें इन्हें मिलने का अनुमान है। तो ऐसे में कैसे नकार सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी? जयललिता जी का जो सवाल आप प्रधानमंत्री के रूप में बता रही है, वो एक स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट उसका हो सकता है कि वो एक मूव चला कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमको मिलेगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे तो, और वो ज्यादा सीट लेकर के अगर आती हैं तो फिर वो भाजपा के साथ मिलेंगी। शायद ऐसा इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि साउथ से कोई महिला पीएम शायद नहीं बनी, नहीं हुई है अब तक, तो शायद आपकी पार्टी को चाहिए कि उनको नहीं, ये बात, इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ। जयललिता आइडियोलॉजिकल अगर तरीके से आप देखें तो बीजेपी के ज्यादा नजदीक है, और पहले भी उनका एक एसोसिएशन वाजपेयी जी के साथ रहा। ये अलग बात है, जब आप पीएम को साथ लेंगे, 1919 को साथ लेंगे, वहां जयललिता कहाँ टिकेंगे? वो उसको छोड़ देंगे। अच्छा, विदा कर दें उनको, उसको छोड़ देंगे तो बीजेपी के सत्ता के लिए बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश सपा बसपा दोनों मिलकर यूपीए सरकार को समर्थन दे सकते हैं। सपा बसपा उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे सकते हैं। तो जयललिता और पीएम का समर्थन क्यों नहीं दे सकते? क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टी, अगर वो बड़ी पार्टी आ गई है, जो भी विपरीत बता रहे रक्षा करेंगे, मेरे साथ लगे रहो। अगर विपरीत अभी जो बता रहे थे कि 35 सीटें लाने की संभावना है, तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, तो 35 जयललिता को मिल जाएंगी, 5 बीजेपी को मिल जाएंगी, जैसे कि कहा, तो एमडीएम के बाकी को मिलेंगी कहां? तो वो तो अपने आप उनका साथ छूट जाएगा। दूसरी बात, पिछले चुनाव में 2009 में आरएलडी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और चुनाव के बाद उसी दिन अजीत सिंह ने संदेश भेजना शुरू किया यूपीए को कि हम शामिल होना चाहते हैं। तो ये चुनावी राजनीति है, और आज भी उनका कोई भरोसा नहीं। यही कारण था कि दक्षिण में तमिलनाडु की तरफ जब मोदी गए तो बहुत सॉफ्ट थे वो,
जी शायद उनको लग रहा था कि शायद सॉफ्ट नहीं थे, बर्फ पिघलना है। सॉफ्ट नहीं थे। जयललिता ने बहुत तगड़ा हमला किया है मोदी पे, नहीं, लेकिन और मोदी ने भी करा है। उस ढंग से नहीं किया जिस ढंग से कोई गुंजाइश बनाई देखिए, रखी है। चुनाव 16 मई तक की स्थिति, राजनीति में कब क्या हो जाएगा, यही सुब्रमण्यम स्वामी 1995 में 96 के चुनाव से पहले अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान लेकर घूम रहे थे। जैसा वाजपेयी ने हिस्सा नहीं लिया था और माफी मांगी थी, उसके बाद उन्होंने वाजपेयी सरकार बनी, इन्हीं जयललिता को बुलाया, इन्हीं सोनिया गांधी के साथ चाय पे उन्हें बुलाया और वाजपेयी सरकार गिरवाई। और आज वही सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के अंदर है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में लगे, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सोनिया गांधी के खिलाफ पता नहीं क्या क्या वो कर रहे हैं तब से। राम सागर जी, अगर आपको जरूरत पड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन की तो आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी पार्टी आपका साथ दे सकती है? विपनेश, उससे महत्वपूर्ण अगर हम ये जानना चाहें कि सुब्रमण्यम स्वामी सरीखे टेक्नोक्रेट जो हैं आपके यहाँ, सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, जो टेक्नोलॉजी सीखी है उन्होंने और आपकी पार्टी उसको बराबर परखती उस रही, सब जानने के बावजूद उनकी गुणवत्ता, उनका जो क्वालिटी है उसको आपने अडॉप्ट कर लिया, तो क्या लगता है? भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष रह चुके थे, वो हमारी पार्टी में पहले भी रहे हैं और पार्टी के अंदर काम किए हुए थे, इसलिए पिघल गए कि लगा अपना आदमी है, इसलिए नहीं। अब सब जितने लोग साथ दे रहे हैं, सबका साथ लेकर के देश को चलाना है। अच्छा, ठीक। चलिए अब मेरे सवाल अगर मुख्तार अंसारी बनारस में मोदी को समर्थन कर देते तो वो भी कबूल था। चलिए एक सवाल पूछा। मुख्तार अंसारी का सवाल नहीं, ऐसा मत कहें। हमने खबरें आई, क्या बुरा है? आप ये बात नहीं कहें। बीच में खबरें आई थी, अखबारों में खबरें आई थी कि अफजल अंसारी ने कहा कि हम मोदी को समर्थन हम दे सकते हैं। नहीं, देशद्रोहियों का मैं साथ नहीं ले सकता। आपका साथ नहीं दिया इसलिए देशद्रोही हो गए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। चलिए मेरे सवाल का आचरण रहा है। देखिए, आपने किस आधार पे देशद्रोही कह दिया किसी को? भाई वो देशद्रोह का मुकदमा किसी पे चल नहीं रहा है। आप बैठ के ऐसा कहने का इनको अधिकार हो सकता है? सर्टिफिकेट देने का बात नहीं है, देने की बात है। जो आतंकवादियों को समर्थन देते हैं वो देश के खिलाफ तो काम करते ही है। चलिए ये तो खैर होता रहता है। राम सागर जी, आतंकवादियों को समर्थन देने वाले देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। राम सागर जी, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि आपको जरूरत पड़ी तो कौन सी पार्टियां, वो क्षेत्र जो पार्टियां आपको दिखाई दे रही हैं जो आपके साथ खड़ी हो जाएंगी? आपने कहा और आ गई। नहीं, हमको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नहीं, ये बात मैं पूछ रही हूँ, अगर जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप एक तरीके से नकार रहे हैं उनकी भूमिका को। आपके पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी ऐसा क्लेम करने का हिम्मत जुटा पाएंगे? नहीं, सारे लोग क्लेम कर रहे हैं। जो लोग चुनाव में घूमे हैं वो सारे लोग क्लेम अगर आप नकार रहे हैं तो अगर सच में आपको जरूरत पड़ती तो पार्टियां साथ देंगी। मुझे लगता है राम सागर जी एक विज्ञापन ये भी अखबार में कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, हम जीत रहे हैं, तो उससे क्या होगा? मैसेज जाएगा कि लोग नहीं, जरूरत जनता का जरूरत है और जनता आगे बढ़ करके समर्थन दे रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्षेत्रीय पार्टियों का हमको किसी का सपोर्टर नहीं चाहिए बनने के क्षेत्रीय पहले। पार्टी देखिए, सरकार बनाने के लिए जरूरत नहीं हो सकता, देश चलाने के लिए जरूरत पड़ता है। अच्छा, जी। मनोज वर्मा, ये जो लुका छिपी है बीजेपी की, जिससे राम सागर सिंह कह रहे हैं कि इतना आत्मबल है कि मुझे लगता नहीं कि आज के तारीख में मोदी भी इतने आत्मविश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है, लिहाजा वो क्यों ये कहेंगे कि हमको और सपोर्ट करें, हमको 300 सीटें दीजिए, 272 से बात नहीं बनेगी। तो ये जो आत्मविश्वास है, कुछ लग रहा है कि 2004 में भी लगभग ऐसा ही कुछ आत्मविश्वास था। देखिए, भारत उदय हो रहा था। आत्मविश्वास होना चाहिए, इंडिया शाइनिंग। आत्मविश्वास होना चाहिए। जब आप लड़ाई लड़ते हैं कोई भी, आत्मविश्वास होना चाहिए। अति आत्मविश्वास बुरा होता है। आडवाणी जी ने सावधान किया भी है कि ज्यादा उसमें ना पड़े। लेकिन जहां तक आपने गठबंधन राज्य क्षेत्रीय दलों की बात की है, राजीव, देखिए कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं जो अपने पत्ते अभी खोलना नहीं चाहते, वो किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे। इसलिए 16 मई तक कांग्रेस और बीजेपी की एक रणनीति है। 16 मई के बाद जब परिणाम सामने आएंगे तो हमें दूसरी रणनीति देखने को मिलेगी और इसमें स्वाभाविक है ये। अभी हम कहें नहीं साहब बताओ किससे समझौता करोगे किससे नहीं करोगे, तो कोई पार्टी कैसे कहेगी हम चुनाव हार रहे हैं? तो कांग्रेस भी नहीं कहेगी हम चुनाव हार रहे हैं, जबकि उसके दल के नेता रोज बयान दे रहे हैं थर्ड फ्रंट की सरकार बनवाएंगे, सेकुलर फ्रंट बनाएंगे। वो पार्टी ही इस तरह का संदेश देती है जिससे ये लगता है कि मैं चुनाव हार रहा हूं। आज बीजेपी को नहीं लग रहा है, इसलिए बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 300 सीटें पाएंगे। चलिए यूसुफ जी, कांग्रेस भी तीसरे मोर्चे की बात कर रही है, तो क्या इससे भी बीजेपी को खतरा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल बीजेपी को खतरा पैदा हो इसलिए कहा गया, इसलिए पासा फेंका गया है। जो इस तरह के दल हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है, बहुमत मिल रहा है। वो तो कहेंगे ही। उनका दो वजह हो सकती है कि या तो इनको इतनी सीटें मिल जाएं कि ये सरकार बनाने में किसी से इन्हें समर्थन लेने की जरूरत ना पड़े, जो अभी पोस्ट पोल एनडीए है उसी को इतनी सीटें मिल जाए। एक सिचुएशन तो ये है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि इनको सिर्फ इतनी सीटें मिलें ताकि ये सरकार बनाने के बारे में सोच ही ना सके।
तो उस पोजीशन में किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल बात तो सही है, दोनों पोजीशन है। बिल्कुल इसके अलावा और क्या हो सकता है? राम सागर सिंह, आत्मविश्वास, मनोज ने कहा कि आत्मविश्वास बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अति आत्मविश्वास नुकसान पहुंचाता है। हम लोगों को मोदी जी भी कहते हैं, आडवाणी ने सावधान किया है। मीटिंग में भी नहीं, आडवाणी जी भी बोले हैं, मोदी जी भी बोले हैं कि अति आत्मविश्वास में नहीं, क्योंकि वो जाना चाहिए कार्यकर्ता अति को। आत्मविश्वास वो शायद नरेंद्र मोदी के नहीं, पास सारे भी लोग, नहीं है। हम लोग भी अपने वरना कार्यकर्ता, वरना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आज कमल नहीं दिखाता है मीडिया के सामने, और उनको पता था उसका परिणाम, इसलिए बहुत चीजें सामने दिख रही। जब जीत रहे हैं तो कमल क्यों बांट रहे हैं वहां पे वोट दे करके? निश्चित तौर पे ताकि दिन भर तमाम टीवी चैनलों पे दिख सके, चीजें चर्चा हुई ना, कुल मिला के स्थिति ये है कि आपकी पार्टी फिलहाल नफा नुकसान की देख रही है और संभावनाएं टटोल रही है कि चुनाव के बाद कौन सी पार्टी है जिसको पुचकारने से 11 अशोक करोड़ पहुंच जाए। नहीं, हमको जितना भी संभावना टटोलना था वो प्री पोल के लिए ही हमने टटोल लिया जी, क्योंकि प्री पोल का जो फायदा होता है पोस्ट पोल में हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मनोज वर्मा, सरकार बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, देश चलाने के लिए जरूरत पड़ेगा। मनोज वर्मा, दो बातें सुनने को मिल, लगातार राम सागर सिंह कह रहे हैं कि देश चलाना अलग मामला है और सरकार चलाना अलग मामला है। मीन्स इनको अब एलाइज पार्टनर की जरूरत नहीं है, लेकिन देश चलाने के लिए उनका सपोर्ट चाहिए। दो तरह हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको समझाइए। देखिए ऐसा है, बहुमत तो आप साबित कर लेंगे 272 जोड़ तोड़ करके कैसे भी, लेकिन सरकार तो स्वाभाविक बात है कि जो क्षेत्रीय दल हैं या जो दूसरे दल हैं उनको सबको साथ लेके ही सरकार चलाई जाती है। अब आप ये नहीं कह सकते 272 होगा बाकी किसी जरूरत नहीं है। संसद में बिल पास कराना है, राज्यों की भावनाओं को देखना है, संघीय व्यवस्था को देखना है, ये तो केंद्र सरकार का काम होगा ना, और जो प्रधानमंत्री होगा उसको पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस बात की होगी। तो उस पोजीशन में कोई क्षेत्रीय दलों के अपने नीति कार्यक्रम है, सिद्धांतों के आधार पर वो तय करते हैं। हाँ, तो वही बात कहा ना, सारी चीज नहीं मानी जा सकती किसी की। अब आप देखिए तमिलों के मुद्दे पर डीएमके ने आखिरकार यूपीए का साथ छोड़ा नहीं छोड़ा उसको, लेकिन मनमोहन सरकार कुछ अंतरराष्ट्रीय ऐसे मुद्दे होते जो समझौता नहीं कर सकती थी श्रीलंका के साथ, उसने भी नहीं माना। तो राज्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी राज्य की भावनाएं देखते हैं, राष्ट्रीय दल पूरे राष्ट्र को देख के फैसले करते हैं। जी यूसुफ जी, ये तीसरे मोर्चे की बात जो चल रही है, तीसरा मोर्चा पूरी तरह से सक्रिय कह रहे हैं, तीसरा मोर्चा कह रहा है कि हम मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन इन पर नजर डालें तो इन लोगों में भी एक मत नहीं है, अलग अलग भाग रहे हैं। चाहे वो नवीन पटनायक हो, आज की तारीख में जिससे दूर थे वो, विपनेश सुन लीजिए कि आज की तारीख में कोई तीसरा मोर्चा एग्जिस्ट नहीं करता है, 16 मई तक तो नहीं करता है। दूसरी बात जो भी मनोज भाई बता रहे थे, लेट नाइट ऑपरेशन शुरू होता है, जो मनोज बता रहे थे कि देखिए तीसरा मोर्चा कौन है, जो बीजेपी के साथ नहीं है और जो कांग्रेस के साथ नहीं है, वही तीसरा मोर्चा है। तो अगर हम यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी है और बीएसपी है, मुलायम सिंह और मायावती दोनों साथ नहीं आ सकते। बिहार में आप जाएंगे तो लालू यादव है और नीतीश कुमार, लालू यादव तो आज कांग्रेस के साथ है। वो तो ठीक है, लेकिन उस पर पहले हम बात कर रहे थे कि नीतीश बीजेपी के साथ आ सकते हैं बशर्ते माइनस मोदी, जो इनकी पार्टी को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि मोदी के ब्रांड के नाम पे ही पूरे देश स्वीकार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कई पार्टियां चाहेंगे सपोर्ट करने के लिए मजबूरी में या दिल खोल करके, लेकिन मोदी के नाम पर शायद थोड़ा विरोध होगा। देखिए मोदी के नाम पे बिल्कुल विरोध होगा। जो पार्टियां चुनाव से पहले नहीं आई मोदी के साथ, तो चुनाव के बाद कैसे आ सकती हैं, सवाल ये भी होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर से एक आवाज आ रही थी कि समुद्र में फेंक दो उन लोगों को जो मोदी को वोट देते हैं, मतलब ये जो हाँ, तो हर तरह की आवाजें आई हैं, उधर से ये आवाज आई है, इधर से वो आवाज है कि साहब पाकिस्तान भेज देंगे, समुद्र में डाल देंगे। तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मिला देंगे। ये तो चुनाव के बीच जो इस बार कई रंगीन नारे, कई रंगीन धमकियां मिली इस बार, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को, तो पॉलिटिकल पार्टियों को नए जुमले सुनने को मिलते हैं। नहीं, इस तरह के जुमले या देश को जो नुकसान पहुंचाता हो जुमला वो नहीं होना चाहिए। वो देश को पहुंचाने वाला जुमला नहीं आना चाहिए। जी, इन सारी बातों। मनोज वर्मा, इस चुनाव में जितना नीचे के लेवल पे अगर हम कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत आरोप, धमकियां दी गई सभी पार्टियों की तरफ से, क्या लगता है कि इसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बातचीत की गुंजाइश बन सकती है? क्योंकि आपने ललकारा है, गालियां दी हैं, धमकाया है, उसके बाद भी आप किस मुंह से उनके पास जाएंगे? अब देखिए रामविलास पासवान इसका उदाहरण है ना, ज्वलंत उदाहरण है। 6 महीने पहले तक कोस पानी पी के कोस रहे थे बीजेपी को, आज नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। यह वही रामविलास पासवान है जो 2002 में एनडीए सरकार छोड़ के मोदी और गुजरात दंगों के नाम पे गए थे, आज मोदी और भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई साथ आ सकता है, कोई छोड़ सकता है। यही केजरीवाल ने कसम खाई थी बच्चों के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा दिल्ली में, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जी, आखिरी प्रतिक्रिया राम सागर जी। जी, किस पर? जी,
इसी मुद्दे पर क्षेत्रीय पार्टियों के प्रोग्राम को खत्म करना है। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ हमारा जो मोदी जी भी कहे हैं कि जो स्टेट का है संघीय ढांचा है उसको हम मजबूत करेंगे, जो वहां का डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे जी। ये हमारा अपना पार्टी का है मतलब मैनिफेस्टो में। चलिए यूसुफ जी। जी देखिए, क्षेत्रीय दलों की भूमिका को नई सरकार के गठन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अभी चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण का मतदान अभी बाकी है, रिजल्ट आने बाकी है, डिपेंड करेगा किसको कितनी संख्या मिलती है। और मुझे लगता है कि इन दलों की चाहे सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बने या कांग्रेस के नेतृत्व में बने या तीसरे मोर्चा के किसी नेतृत्व में बने, इनकी भूमिका अहम इनकी अहम भूमिका होगी। बिल्कुल इस पर लंबी बहस हो सकती है। फिलहाल ये साफ दिखता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी बड़ा गठबंधन आज की तारीख में यह दावा करने की स्थिति में नहीं है कि उसे क्षेत्रीय दलों का समर्थन सरकार बनाने के लिए भी नहीं चाहिए। एक चीज साफ और दिख रही है, वो ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो बीजेपी और एनडीए कांग्रेस के साथ आना चाहती हैं, वो अभी खूबसूरत बहाने की तलाश कर रही हैं, शर्तों की तलाश कर रही हैं और सौदेबाजी की योजनाएं बना रही हैं। अब देखना ये होगा कि 16 मई के बाद पूरी पार्टियों के जो वोट सामने आएंगे, उसके बाद किसका डब्बा सत्ता की तरफ दिखता है। चलिए, आप सभी का बहुत कांग्रेस मिला करके भी सरकार बनाने की स्थिति आप बनी सभी है। का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब देखना होगा कि वाकई में जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका के बारे में बात होती रही है और जिस तरह से उन्होंने निभाई है, क्या वाकई में बीजेपी को इनकी जरूरत पड़ती है या नहीं। अगर पड़ती है तो कौन कौन सी पार्टियां बीजेपी का साथ देंगी, कांग्रेस का साथ देंगी और कौन नहीं देंगी। अभी सवाल बहुत बरकरार है, लेकिन जवाब मिलेगा 16 मई के बाद। इसी के साथ इतना ही। न्यूज लाइन में आप देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।